નમસ્કાર મિત્રો, ધોરણ 10 વિષય હિન્દી આપણે પાછળના જે વિડીયો મોકલાવ્યા છે એની અંદર 1 થી 3 ચેપ્ટરનો આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. આજે નંબર 4 ચેપ્ટર એટલે કે એક પ્રશ્ન 4 ઉત્તર, સાહિત્ય પ્રકાશ લેખ અને એના લેખક જે છે એ શ્રી પ્રકાશ. આપણે જોઈએ છે કે આપણો દેશ આઝાદ થયો 1947 અને આજે 2020 સુધી પહોંચ્યા. જો કે આ પાઠ લખાયો ત્યારની ઘટના છે. 1890 થી 1971 સુધીની વાત છે. એ જે પાઠ લખાય એ સમયગાળા દરમિયાન દેશની પ્રગતિ, ઉન્નતિ. અહીંયા આ ટાઇટલ તમે જુઓ કે એક પ્રશ્ન, કયો પ્રશ્ન છે કે આપણા દેશની અંદર મહાન વ્યક્તિઓ થઈ ગયા, ઘણા બધા આંદોલનો થયા. આપણે ગાંધીજીથી લઈને ગાંધીજીના આંદોલનોથી લઈને ઘણી બધી સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ દેશના વિકાસ માટે, દેશની સારી પરિસ્થિતિ માટે પ્રયત્નો કર્યા, પણ હજુ સુધી દેશ સારી પ્રગતિ કરી શક્યો નથી. એટલે પ્રશ્ન શું છે? એક પ્રશ્ન છે. અને આપણા જે લેખક જે છે શ્રી પ્રકાશ, એમણે આ પ્રશ્નના અલગ અલગ 4 વ્યક્તિઓ પાસે જવાબ મેળવવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે ટાઇટલ જે છે એક પ્રશ્ન 4 ઉત્તર. કયો પ્રશ્ન છે કે આપણા દેશની અંદર ઘણા બધા મહાન વ્યક્તિઓ થયા અને ઘણા બધા આંદોલનો થયા, છતાં પણ દેશ प्रगति કરી શક્યો નથી. मतलब આપણે ये जो प्रश्न लखेलो છે कि देश उन्नति नहीं कर रहा है, कि देश प्रगति नहीं कर रहा है. इतने सारे महान व्यक्तियों को होते हुए भी देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा? इसके संदर्भ में श्री प्रकाश जी ने 4 महान व्यक्तियों कि जिसके पास भारतीय समाज में रहने का और भारतीय समाज को नजदीक से समझने का अनुभव था, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने प्रश्न पूछा और इनके अभिप्राय, उन व्यक्तियों के अभिप्राय के संदर्भ में इस लेख में हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि हमारा देश आज इतनी तरक्की क्यों नहीं कर रहा. और वो 4 व्यक्ति जो है वो व्यक्ति का मैंने यहाँ पर लिखकर समझाने का प्रयत्न किया है. चारों व्यक्ति ने एक कोटेशन दिया है और इसका विस्तार किया है. पहला व्यक्ति जो है वह है मृद ईसाई पादरी. मृद ईसाई पादरी जो है करीब 60 साल से हिंदुस्तान में, मतलब के 60 વર્ષથી હિન્દુસ્તાનમાં રહે છે. એમનો અભિપ્રાય લેવામાં આવ્યો, એમને પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો. इसी प्रकार से प्रश्न करे कि भाई आपका देश शा માટે विकास नहीं कर, हमारा देश क्यों उन्नति नहीं कर रहा? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, कि अपना समाज में लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं अपने काम को गौरव से नहीं कर रहे हैं, अभिमान नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा देश तरक्की में कहीं न कहीं पीछे. उसका विस्तार दिया हुआ है, बाद में आपको समझाऊंगा. पहले 4 व्यक्ति का कोटेशन क्या है, उनके विचार क्या है, वो आपको बता दूं. हाँ, बाद में पूरा विवरण हम पाठ के साथ देखेंगे. तो पहला व्यक्ति जो है वो मृद ईसाई पादरी ने कहा कि तुम अपने काम में गर्व नहीं लेते, कि हम हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को गौरव से नहीं करते, मतलब अभिमान नहीं करते कि मैं ये काम कर रहा हूँ. सामान्य व्यक्ति हो या उच्च व्यक्ति हो, सबको अपने काम में गर्व होना चाहिए. दूसरा व्यक्ति है मृद सरकारी कर्मचारी, जो IAS है, ICS है, इतनी सेवाएं कर चुका है. IAS का मतलब है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, मतलब कि भारतीय प्रबंधक संस्था, और ICS इंडियन सिविल सर्विस, जाहिर सेवा आयोग. बराबर. इस कार्य में वो करीब 30-35 साल से जुड़े हुए हैं. सरकारी कर्मचारी है, उसका सरकार के साथ गहरा अनुभव है. वह भी बता रहा है कि हिंदुस्तान या भारत देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा. क्यों? उनका अभिप्राय था कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, कि भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं रहा, इसलिए देश प्रगति नहीं कर रहा. तो दूसरा व्यक्ति का अभिप्राय यह है कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, मतलब कि हमारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं समझ रहे. वो कौन कर रहा है? खुद सरकारी कर्मचारी. कौन है? IAS और ICS. ये इस डिग्री को हासिल करने वाला और करीब 30-35 साल से भारतीय सेवा में या भारतीय सरकारी कर्मचारी, भारतीय संस्थान में काम करने वाला व्यक्ति है. तीसरा व्यक्ति जो है एक स्त्री, यहाँ पर नाम नहीं बताया है, लेकिन लेखक ने यही कहा है कि एक स्त्री है, वो
उसका अभिप्राय क्या है? वो बोल रही है कि तुम लोग बड़े आलसी है। ये भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर टारगेट करते हुए कहा गया है कि हमारे लोग बहुत आलसी है। आलसी होने के कारण हमारा देश इतने सालों में भी तरक्की और उन्नति नहीं कर रहा है। चौथा व्यक्ति जो है वो बड़ी वृद्धा स्त्री, यहाँ पहले एक स्त्री है, यहाँ पर बड़ी वृद्धा स्त्री, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, कि हमारा समाज जो है वो उदारता से अपने उदारता नहीं दिखा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे चारों व्यक्तियों के अभिप्राय से लेखक ने हमें बताने का प्रयत्न किया है कि एक प्रश्न का चार उत्तर, मतलब कि चारों ने हमारे देश की उन्नति के ऊपर अपने अपने अभिप्राय दिए हुए हैं। इस अभिप्राय को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इन चारों के ध्यान रखिए कि कहीं पर एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको याद रखना पड़ेगा कि पहला जो व्यक्ति है वो बुद्ध ईसाई पादरी है, दूसरा जो व्यक्ति है बुद्ध ईसाई सरकारी कर्मचारी है, तीसरा व्यक्ति जो है एक स्त्री है और चौथा व्यक्ति जो है बड़ी वृद्धा स्त्री। इन चारों के अभिप्राय कहीं उलट सुलट ना हो जाए, ठीक है। परीक्षा में अगर पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में या कहीं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए, एक वाक्य में पूछा जाए तो हो सकता है कि कहीं हम गड़बड़ कर दे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाए। तो इस जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को हम समझने का प्रयत्न करें। तो हम इस एक प्रश्न चार उत्तर के संदर्भ में पाठ की चर्चा करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि सबको ही कुछ न कुछ खस्त होता है। खस्त मतलब लगन, यहाँ पर भी मैंने पहले ही शब्द लिखा है कि धुन। खस्त मतलब हर एक व्यक्ति को कोई न कोई काम करवानी અથવા કોઈ સમાજની સમસ્યાને સોલ્વ કરવા માટે ધૂન લાગેલી હોય, खस्त होती है। मतलब कि यहाँ पर लेखक को भी खस्त है कि क्या खस्त है, देखते हैं। कुछ भी मुझे भी कई बातों का खस्त है, लिखा कि मुझे भी कई बातों की धुन सवार है, मेरे ऊपर भी बहुत सारी धुन सवार है। उसमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझाता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ। लेखक कहता है कि मेरे विदेश के जो मित्र हैं उससे सहृदयता मतलब मित्रता हो जाने के बाद में और उनसे पूछता हूँ कि आप हिंदुस्तान में काफी समय से रह रहे हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। लेखक प्रश्न करते, क्या प्रश्न करते हैं, वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं, देखते हैं कि सब मैं पूछता हूँ कि सारो प्रश्न होय त्यारे पूछવાનો प्रयत्न करे। શું પૂછવાનો प्रयत्न करे છે? आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश उन्नति नहीं कर रहा। लेखक पूछता है कि हमारे देश में इतने महान व्यक्ति, महापुरुष होते हुए, इतने सारे आंदोलन होते हुए भी हमारे देश में आज उन्नति क्यों नहीं हो रही, यह व्यक्ति से पूछता है जो करीब काफ़ी समय से हिंदुस्तान में रह रहा हो, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति से परिचित व्यक्ति को लेखक हमेशा पूछता है। और उनका क्या उत्तर होता है, ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, कोईपण जातनी प्रगति करवा वगर આપણે જ્યાં ને ત્યાં છે ત્યાં ને ત્યાં પડેલા રહીએ છીએ। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं। આવો પ્રશ્ન કરવાથી એમના જે મિત્ર જે છે એને આશ્ચર્યચकित થઈ જાય। શું કેમ? उत्तर देते संकोच करते हैं कि जवाब આપવા માટે થોડુંક શરમ સંકોચનો અનુભવ કરે और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते, शिष्टताना માટે એ લોકો કેવો જવાબ આપવા માટે ક્ષમા માંગતા હોય છે કે હું જવાબ આપી શકતો નહીં, પણ લેખક પણ જિદ્દી છે। શું થાય છે જો, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं, लेखक कहते हैं मैं इन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ कि इन्हें जवाब આપવા માટે, उत्तर આપવા માટે હું મજબૂર કરું છું, બાધ્ય કરું છું। અને એના પાસે આ દેશની ઉન્નતિ કેમ નથી થતી એનો જવાબ મેળવીને જ રહેતો હોઉં છું, લેખક એમ કહે છે। શું કહે છે જો પહેલા વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત,
मेरे पहले मित्र एक ईसाई पादरी है અને પહેલા મિત્ર જે છે એ ईसाई पादरी છે। ईसाई पादरी मतलब कि ख्रिस्ती या क्रिश्चियन धर्म के साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति हो या मुख्य व्यक्ति है उसे हम पादरी कह सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि पादरी मतलब ईसाई धर्म का पुरोहित मतलब मुख्य, जो ईसाई धर्म का जो मुख्य व्यक्ति है इसे पादरी कह सकते हैं। तो लेखक का पहला प्रश्न ईसाई पादरी से क्या है प्रश्न? मेरे पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी है, वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। करीब करीब 60 વર્ષથી એટલે કે 36 વર્ષથી 36 વર્ષથી ઈસાઈ ધર્મનો પ્રચાર માટે તો નહીં પણ ભારતીય સમાજના સ્ત્રી પુરુષો સાથે એના સમાજ સુધારની જે પ્રવૃત્તિ જે છે એ પત્ની સાથે એમની પત્ની સાથે એ સમાજ સુધારની પર સામાજિક સેવાની પ્રવૃત્તિ करीब 36 વર્ષથી કરે છે। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। लेखक એમ કહે છે કે મારા માટે એમના પ્રત્યે ખૂબ સત્કાર અને પ્રેમ છે કે उनका उत्तर थोड़े में यह है कि એમનો જવાબ શું હતો? થોડામાં પણ સારો જવાબ હતો। શું કહે છે? तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेके તમે તમારા કામનો ગર્વ અનુભવ કરતા નથી। એમનો સ્પષ્ટ જવાબ છે ઈસાઈ પાદરીનો કે તમે તમારા કામને બહુ અભિમાન સાથે ગૌરવ સાથે જોતા નથી। विस्तार से उन्होंने बताया कि विस्तार करता बतलावा से શું બતલાવે છે कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्ति पूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। हिंदुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति नौकरी चाहता है तो वो अतिशयोक्ति એટલે વધારે પડતું વિનમ્ર બનીને એ દરખાસ્ત એટલે રિક્વેસ્ટ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે। શું કરે છે? बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। કામની શરૂઆત પણ નોકરીની શરૂઆત પણ ખૂબ આદર અને સત્કાર સાથે કરે છે। પણ શું થાય છે? अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। अगर नौकरी मળી જશે તો હંમેશા માટે માલિક માટે શુભકામના એટલે માલિકનું હંમેશા સારું વિચારીશ એ હેતુથી એ પ્રાર્થના કરતો હોય, એ હેતુથી એ રિક્વેસ્ટ કરતો હોય, એ હેતુથી એ દરખાસ્ત કરતો હોય। પછી શું થાય જો? पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। जीवी नौकरी મળે जैसे ही उसको नौकरी मिल जाए वह अपनी जीविका मतलब जीवन जीने का आधार को गलत समझने लगता है, खराब अभिप्राय आपको लागे છે। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए ષડયંત્ર રચने लगता है। બીજા વ્યક્તિ બીજા કર્મચારી સાથે મળીને એ કામ પ્રત્યે ષડયંત્ર એટલે કંઈક એના ખરાબ પ્રવૃત્તિ કરવાની શરૂઆત કરતો હોય છે। और मालिक की नाको दम कर डालता है। नाको दम करना मतलब मालिक को खूब परेशान करવાનો प्रयत्न करता હોય છે। अन्य और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं और આ રીતના બીજા બધા લોકો પણ ખૂબ રિક્વેસ્ટ અથવા તો દરખાસ્ત કરતા હોય, દરખાસ્ત મૂકતા હોય છે। वे साधारण